एशियन इंडिया। इंडिया सुन के बहुत प्राउड फील होता है ना। हमारा इंडिया एक ऐसा भारत जिसे पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ऐसी क्या क्या वजह थी जो लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे? कुछ तो वजह हुई होगी। ऐसी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो कि आप भी यकीन करेंगे कि अगर हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो वो गलत नहीं था। पूरे एविडेंस आज मैं दिखाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जो आपको मानने पर यकीन करने पर मजबूर कर दे कि सोने की चिड़िया कहने वाले ये भारत वाकई में ही सोने की चिड़िया था। इस पूरी वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगी शुरू से लेकर अंत तक। बने रहिए इस वीडियो के साथ। जो पहला एविडेंस है वो है एक्योलॉजिकल एविडेंस बनारसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट पुराना शहर, जी हाँ, इस वर्ल्ड में। ऋग्वेद के हिसाब से इसे हम काशी भी कहते हैं। कहा जाता है ऋग्वेद के हिसाब से कि 3000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ था। बट इंडियन मैथोलॉजी के हिसाब से शिव जी ने इसे 5000 साल पहले ही उत्पन्न कर दिया था। जी हाँ, कहा जाता है कि 2500 साल पहले बुद्धा का जन्म हुआ था हमारे इस धरती पर, और उन्होंने भी इस काशी नाम की प्लेस को बहुत ज़्यादा पवित्र और प्योर बताया है। जी हाँ, इसी वजह से जो जैन और बुद्ध धर्म के लोग हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि काशी एक बहुत पीसफुल और काम जगह है। हम अपनी लाइफ में इतने उलझ गए हैं पैसों के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कि हम पीस ढूंढ नहीं पाते। बहुत से लोगों को आपने कैसे सुना होगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ है पर पीस नहीं है। आई मेक श्योर कि अगर आप इस जगह जाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी। वो सच्चे में के साथ आपको काशी से विजिट करना चाहिए अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं तो। सेकेंड एविडेंस है पहली यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की। जी हाँ, अब आप बोलेंगे हमारे इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एशियन टेक्सिला, जी हाँ, ये पहली यूनिवर्सिटी थी पूरे वर्ल्ड की जहाँ पे लोग पढ़ने आते थे। 700 BC में थी दिशकिना शहर में। अब ये शहर पाकिस्तान में है। पार्टीशन के द्वारा ये जो जगह थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। और कहा जाता है यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। जी, और यहाँ पे पढ़ाई जाने वाली बहुत सारे सब्जेक्ट थे। साइंस, मैथ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी। यहाँ पे हर चीज़ पढ़ाई जाती थी। हर चीज़ का अच्छे से देखभाल होती थी कि उन 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर विष्णुगुप्ताचार्य, वो भी यहाँ पे पढ़ाते थे एक टीचर के रूप में। और ये सब जो बातें मैं बता रही हूँ वो हमारे यहाँ लिखी हुई नहीं, यानी एक चाइनीज़ ड्राइवर के द्वारा लिखी हुई है, पैक्सियन मैन। जी हाँ, एक चाइनीज़ मैन जो थे पैक्सियन नाम के, उन्होंने अपने ट्रैवलिंग बुक में बताई कि वो 5th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी में विजिट करा था। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सी बातें लिखी और उन्होंने ये भी कहा कि ये यूनिवर्सिटी एक बहुत ग्रेट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की। पर 6th सेंचुरी आते आते कुछ फॉरेनर्स ने इस यूनिवर्सिटी पे कब्जा करा और इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको सोच सकते हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी अगर आज होती, इस टाइम मौजूद होती, तो वो कितनी बड़ी होती और कितनी ही अच्छी होती।
पहले ज़माने में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, इस टाइम वो और भी कितनी डेवलप हो चुकी होती। अगर हमारे इस समय पे जैसे कि हम सोने की चिड़िया मानते हैं कि हमारे इस देश को, तो वो मोस्टली मानते हैं धन के मामले में कि यहाँ पे बहुत सारा धन था, पर नॉलेज भी सबसे बड़ा धन होता है। अगर ये नॉलेज हमारे पास अभी होती तो हम कितने आगे और हो सकते थे। अब तीसरा एविडेंस है नालंदा यूनिवर्सिटी। आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से ज़रूर सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी थी। कहा जाता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट थी हायर एजुकेशन के मामले में। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देशों के बच्चे आते थे पढ़ने, कोरिया, चाइना, टर्की, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, मेक्सिको, मलेशिया, हर जगह के बच्चे यहाँ पे आते थे इस जगह पढ़ने। सिर्फ इस नालंदा यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने अपने देश को छोड़ के इस जगह आते थे। और आज हम क्या करते हैं, इस देश को छोड़ के अलग अलग जगह जाते हैं। और इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ की वाकई में जो एजुकेशन है वो ख़राब होती जा रही है, उस पर काम नहीं हो रहा है। पर पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। और अभी ये नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये मैं भी अभी आपको बताऊँगी। कहा जाता है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना मुश्किल था कि कोई भी आम बच्चा इसे पार नहीं कर पाता था। जी हाँ, जिसके अंदर वाकई में ही नॉलेज और पढ़ाई करने की क्षमता हुआ करती थी, वो ही बच्चा इस यूनिवर्सिटी को पार कर सकता था। और पहले ज़माने में रेप भी नहीं चलता था, जैसे आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ तो न्यूज़ पे ही चलते रहते हैं। समझ सकते हैं आप मैं किस चीज़ के लिए कह रही हूँ। तो अब कितने लाख भी देते आप, उस यूनिवर्सिटी को पढ़ नहीं पड़ता। उस यूनिवर्सिटी को चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। और इस यूनिवर्सिटी को पार करने के लिए हर बच्चा बहुत मेहनत करता था, सच्चे मन के साथ, ना कि कोई फरेब के साथ। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी दो चाइनीज ट्रैवलर के द्वारा लिखा हुआ है। पहले का नाम ज़ुआंगज़ेन और दूसरे का नाम आई त्सी। इन दोनों ने 7वीं सेंचुरी में आए और इस यूनिवर्सिटी को विजिट करा। ज़ुआंगज़ेन तो 2 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे भी। पहले रहे वो एक स्टूडेंट के पोजीशन पे, और फिर बाद में वो उन्होंने टीचर्स की पोजीशन भी हासिल करी। यानी उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी के अब टीचर भी बन चुके थे। कहा जाता था कि 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे और 1510 टीचर यहाँ पे मौजूद थे। कितने अमाउंट में है ये टीचर, यानी कितनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी होगी। कहा जाता है कि ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वो भी इस नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। अब एक सबसे अच्छी बात मैं बताने जो जा रही हूँ, यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी जिसमें 3 लाख बुक थी। जी हाँ, और ये कोई आम बुक नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें और डिस्कवरी इनके बारे में थी कि आज की डेट में इन सब चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस चीज़ को जाकर डिस्कवर करेंगे तब भी वो डिस्कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में ऐसी ऐसी डिस्कवरी हो रखी थी जो आज की डेट में करनी मुश्किल है। और इस 3 लाख के अमाउंट की बात सुन के कहीं ना कहीं आपको गर्व तो ज़रूर हुआ होगा इंडिया में कि हमारा भारत कितना ज़्यादा अच्छा था। पर 12वीं सेंचुरी के एंड तक कुछ टर्की टूरिस्ट आए जिसमें बख्तियार खलजी थे, और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, जिसकी वजह से वो जो लाइब्रेरी थी जहाँ पे 3 लाख बुक थी वो भी चल गई। और ये सबसे बैड पार्ट है इस चीज़ का, क्योंकि उन बुक के कारण कितनी चीज़ें आज बदल सकती थी। अब जो चौथा एविडेंस है वो है ज़ीरो की डिस्कवरी। ये तो सब जानते हैं कि ज़ीरो की डिस्कवरी ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट के द्वारा हुई थी। इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस डिस्कवरी के मामले में ज़ीरो की। अब सिर्फ ज़ीरो, ये तो कोई मैंने नई बात नहीं बताई। अगर मैं ये कहूँ कि 1 2 3 4 ये जो न्यूमेरिकल नंबर है, इन्हें भी हम इंडिया वालों ने ही रिसर्च करा था, न कि अरेबियन न्यूमेरिकल, यानी इन्हें अरबन के लोगों ने नहीं करा था। 6th और 7th सेंचुरी में इंडिया ने ही इस न्यूमेरिकल नंबर को डिस्कवर करा था। कहा जाता है कि अरब एंड फ्रेंच पीपल इसे हिंदू न्यूमेरिकल बोलते थे। जी हाँ, अब वहाँ के लोग तो इसे हिंदू न्यूमेरल बोलते हैं और हम अरब न्यूमेरल। कितनी अजीब बात है ना। कहा जाता है कि अरब के अल खिल्जी और फ्रेंच के अल ख्वालिन मैथमेटिशियन इस न्यूमेरिकल को डिकोड करके यूरोप भेजते थे, यानी यूरोप ट्रांसफ़र करते थे इसको लिख के, और यूरोप के लोग बोलते थे इसे अरेबियन
न्यूमरल। इसकी वजह से बाद में जाके इसे अरेब न्यूमरल नाम ही दे दिया गया और हमारे इंडिया का नाम नहीं आ पाया। अब अरेब लोग इसे हिंदू न्यूमरल बोलते हैं और यूरोप लोग इसे अरेबियन न्यूमरल बोलते हैं, जिसकी वजह से अरेब न्यूमरल ज़्यादा चल गया और सब लोगों में ये हो गया कि अरेब के लोगों ने इसे डिस्कवर करा है, पर ऐसा नहीं करा था इंडिया के लोगों ने। और ये कुछ न्यू डिस्कवरी बताई ना मैंने आपको। अब 5वां एविडेंस है सर्जरी। उस टाइम पे सर्जरी परफॉर्म हो रही थी, जबकि स्कैल्पल और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे। और ये जो सर्जरी थी वो परफॉर्म करी जाती थी महर्षि सुश्रुता के द्वारा। ये एक इंडियन एशियन फिजिशियन थे 600 BC के, और ये ऐसे ऐसी सर्जरी परफॉर्म करते थे जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड अब ब्लॉक होने वाला है कि उस टाइम पे ऐसे ऐसी सर्जरी भी परफॉर्म हो सकती थी 600 BC, इतनी पुरानी। कैटरैक्ट, किडनी स्टोन, आर्टिफिशियल लिम्ब, फ्रैक्चर, इवन प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, वो प्लास्टिक सर्जरी भी परफॉर्म करते थे, यानी कोरियन। जी हाँ, मोस्टली लोग प्लास्टिक सर्जरी को कोरियन से रिकॉर्ड ज़्यादा करते हैं, तो मैंने इसलिए नाम लिया था। अब ऐसी सर्जरी को परफॉर्म कर रहे थे कि लोगों का दिमाग हिला था। कहा जाता है कि वो पहले मैन थे जिन्होंने ह्यूमन के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करी थी। अब तो आपको प्राउड फील हुआ ही होगा कि वाकई में ही हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया था। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुता संहिता। उन्होंने 1120 बीमारियों के बारे में बताया, उनके उपाय के बारे में बताया। 64 प्रिपरेशन उन्होंने लिखी जो कि मिनरल सोर्स के द्वारा हो सकती थी। उन्होंने 57 प्रिपरेशन लिखी जो कि एनिमल सोर्स के द्वारा हो सकती थी। और ऐसी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने फाइंड करे थे जो कि सर्जरी के लिए परफॉर्म हुआ जा सकता था। अब लास्ट वेरी गुड जो एविडेंस है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। जी हाँ, हमने ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो कि आपको नहीं पता है, क्योंकि हम मोस्टली बात करते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार। किसी ब्रिटिश ने एयरपोर्ट बनवा दिया, किसी ने ऐसी बिल्डिंग बनवा दी ब्रिटिश ने आके, पर हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता कि हमारे लोगों ने ऐसी बिल्डिंग खड़ी करी है जो अगर आप देखें तो आपका दिमाग हिल जाए। आज तक भी साइंटिस्ट इन जगहों को बता नहीं पाए हैं कि कैसे और किस तरीके से इन्हें बनाया गया है। सोमनाथ टेम्पल, द्वारिका गोविंद देव टेम्पल, कैलाश टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल, शोर टेम्पल, ऐसे कितने टेम्पल तो तमिलनाडु में है, इतनी बड़ी बिल्डिंग के साथ, जो कि हम भी सोच जाए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे खड़ी कर सकता है उस ज़माने में, पर हम नहीं देख पाते। हम बस उनमें लगे पड़े हैं जो कि हमें आंखों से दिख रहा है, हमारे सामने जो लोग बोल रहे हैं, पर हम अपने बारे में तो जान नहीं पाते। ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं हमारे देश में जो कि अगर हमें पता चले तो हमें भी कितना गर्व हो। और यही थी आज की मेरी वीडियो हमारे इंडिया के ऊपर, कि हमारी इंडिया बाकी में एक सोने की चिड़िया था, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, डिस्कवरी, नॉलेज और अलग अलग चीज़ों के मामले में नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि हमारा इंडिया कैसा था। और अगर आप कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो पर ज़रूर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। ओके, हर हर महादेव, बाय बाय।